इसके बाद ना मैं कुछ न्यूज़ डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, जो कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, जैसे ना अभी जैसे जब से ट्रम्प आए हैं, 20 जनवरी को ट्रम्प ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है, तब से क्या हुआ है ना कि उन्होंने कई सारी कंपनियों के ऊपर, देशों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। जैसे इन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाए थे, लगा दिया है, चाइना के ऊपर लगा दिया, मैक्सिको के ऊपर लगा दिया है। अब लगा तो खैर, जो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाए ना, उसको अभी अगले 30 दिनों तक, मतलब उसको एग्जाम्पशन दे रखा है। अभी तक वो मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो टैरिफ, ये चीज़ है। और जो इस सब इससे होगा क्या कि जो डॉलर है ना, वो डॉलर ना स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इंडिया के ऊपर ना इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। इंडिया का जो रुपी है, वो और ना और थोड़ा सा अभी सस्ता हो गया है डॉलर के मुकाबले में। अभी $1 87 रुपये के बराबर है। ठीक है। और इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व थे, जो ऑल बोला जाता है कि मतलब था ना कि सितंबर 2024 में इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व थे, वो $706 बिलियन तक पहुंच गए थे। सितंबर 2024 पिछले साल। और वो भी घट के ऑलमोस्ट हो गए हैं $620 बिलियन। ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो गए हैं, 706 से 620 हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब ये न्यूज़ थी। और इसके बारे में अगली न्यूज़ है वो मखाना बोर्ड के बारे में बेसिकली। तो मखाना बोर्ड के बारे में एक्चुअली जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो सॉरी बजट है, उसमें बोला गया था कि मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। ठीक है, क्योंकि जो बिहार है ना, वो पूरे इंडिया का ना 85 से 90% जो मखाना है वो प्रोड्यूस करता है। ऑल्दो करता है इतना ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करता। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? वो है पंजाब। ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है मखाना बोर्ड के बारे में? मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश होगा बिहार में, क्योंकि बिहार जो मखाने होते हैं ना, वो 85 से 90% जो मखाना होता है, मखाने होते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? वो करता है पंजाब। ठीक है। अब इस ये क्यों है? क्योंकि बिहार में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी समस्या है। ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जो मखाने को, जो रॉ मखाना होता है, उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट के लिए बना उसको तैयार कर सकें। तो इसलिए पंजाब में वो चीज़ है, तो पंजाब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है मखाने का, ये चीज़ है। अब थोड़ा मखाने के बारे में हम देख लेते हैं। मखाना बेसिकली क्या है ना कि एक एक्वेटिक क्रॉप है। ठीक है। एक्वेटिक क्रॉप है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है, रीजन होता है, वहाँ पे ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती हैं। ठीक है, जहाँ पे वो जल्दी कल्टीवेट हो जाता है। और ये स्टैग्नेंट वाटर में इसको मतलब प्रोड्यूस करने के लिए स्टैग्नेंट वाटर चाहिए, रुका हुआ पानी। और टेम्परेचर चाहिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 50 से ठीक है। और जो रेनफॉल है वो होनी चाहिए, वो चाहिए 100 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए एनुअली। ठीक है। और ह्यूमिडिटी चाहिए 50 से 90%। 50 से 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। रेनफॉल चाहिए 100 से 250 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 35 डिग्री। ठीक है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा हम अब और भी चीज़ पढ़ लेते हैं। मखाना को, जैसे मखाना को फॉक्स नट भी बोलते हैं। मखाना को बोलते हैं फॉक्स नट। और इसको ना, मखाने को ना जो ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। मखाने को हम लोग ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। और ठीक है। अब मखाने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मखाना मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। दवाइयाँ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती थी बेसिकली, ट्रेडिशनल मेडिसिन, उस उनके प्रोड्यूस किया जाता है मखाने से। जो हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं, हेल्थ में जो वेलनेस जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे उनमें यूज़ किया जाता है। स्नैक्स वगैरह में मखाना हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। मखाना के बारे में चीज़ और भी है कि जैसे इसमें ना जो फैट नहीं होता है, काफ़ी लो फैट होता है। ये हाई कार्बोहाइड्रेट इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है। ठीक है। तो ये चीज़ मखाने के बारे में थी। तो मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा बिहार में, बस इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये। अगला टॉपिक है बेसिकली बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। और बोला जा रहा है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जैसे ये ना घड़ियाल है ना, घड़ियाल इंडिया में काफ़ी एक अच्छे अमाउंट में मिलता है। और ये ना बहुत सारे इनको ना थ्रेट बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए क्रिटिकल एंडेंजर्ड उसमें है। और अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था कि अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इनको अगर से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, तो बहुत जल्दी ये अगले 10 से 15 साल में, 20 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं कहीं भी। ठीक है। और जैसे पहला है जो पहली स्पीसीज है, जैसे एक वो घड़ियाली है। दूसरा है ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला जो कॉन्गो में मिलता है। ठीक है, जो अफ्रीका की एक सिटी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक सिटी बोल रहा हूँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है कॉन्गो। तो वहाँ पर जो ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला मिलता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हॉक्सबिल टर्टल
वो भी, उसको भी खतरा है काफ़ी, वो भी एक्सटेंट हो सकता है। जो जावा में जो जावियन जो राइनोसोरस हैं, उनको भी इस तरह से थ्रेट है। जो अमूर लियोपार्ड होते हैं, जो सिर्फ रसिया और चाइना में मिलते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में, कैटेगरी एंडेंजर्ड में, वो भी कभी भी एक्सटेंट हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ है कि जो ग्लोबली नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की जो स्पीसीज़ हैं, और भी स्पीसीज़ हैं, उनके ऊपर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे एक एनवायरनमेंट और एनिमल के बीच में और ह्यूमन के बीच में एक हार्मनी डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जिससे उनका जो प्रिजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है, वो हो सके। अब अगला अगला जो आर्टिकल है वो कुर्दिस्तान के बारे में, कुर्दिस्तान रीजन के बारे में। तो बेसिकली जो कुर्दिस्तान रीजन है, उस रीजन को बोला गया है जहाँ पे कुर्द रहते हैं। ठीक है, तो कुर्द मतलब बेसिकली कुर्दिस्तान में कुर्द बेसिकली क्या, कुर्द क्या है कि जो मुस्लिम एथनिक ग्रुप है, कुर्द क्या है, मुस्लिम एथनिक ग्रुप है। ठीक है, और ये अभी फ़िलहाल की सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो टर्की में मिलते हैं, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50% टर्की में कुर्द रहते हैं। उसके बाद ईरान में, इराक में, ठीक है, सीरिया में, अर्मेनिया में भी टर्क रहते, वो कुर्द रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, इराक में रहते हैं। और इनकी जो भी टोटल जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है वो 30 करोड़ है। ठीक है, तो पूरे दुनिया भर में ऑलमोस्ट अभी 30 करोड़ कुर्द मिलते हैं, जो स्पेशली पाए जाते हैं टर्की में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, अर्मेनिया में। ठीक है, और एक्चुअली न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक मेडिकल शिपमेंट भेजा है कुर्द लोगों के लिए। ठीक है ना, एक मेडिकल, उसमें कुछ दवाइयाँ होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो एक शिप गई है मतलब देने के लिए, तो इसलिए न्यूज़ में था अभी ये फिलहाल। ठीक है, और कई सारे जो जो फेमस जगह हैं, जो कुर्द के अंदर जहाँ कुर्द रहते हैं, कुर्द रीजन में आते हैं, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक है एरबिल। ठीक है, एरबिल। दूसरा है सुलेमानिया, सुलेमानिया। ठीक है, तीसरा है दोहुक, दोहुक, DOHUK। चौथा है हल हल हलब हलाब्जा। ठीक है, और एक नदी भी आपको पता होनी चाहिए, टिर्गिस रिवर, टिर्गिस रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो अगला टॉपिक है इसके, इसमें पढ़ने के लिए, वो है इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से। एक्चुअली क्या क्या है कि जो जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट बोल सकते बेसिकली, तो उसको कौन डिक्लेयर करता है? उसको डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और किसके अंतर्गत? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को राइट होता है कि वो किसी भी ऐसे फ्रेजाइल, जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो जगह है, रीजन है, साइट है, उसको लोकल बॉडी के साथ, जो लोकल बॉडी ग्राम पंचायत वगैरह होती है, उसके साथ कंसल्टेंट कर, उसके साथ मतलब बातचीत करके उस जगह को बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये चीज़ है। अभी और इसके ऊपर अगर लॉ बनाने हैं तो वो उसका भी राइट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे जो रूल्स होते हैं बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट से रिलेटेड, उनके ऊपर लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। किस कब बना सकती है? आफ्टर कंसल्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे जहाँ पर ये साइट है वहाँ से बहुत सारे लोगों को डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वहाँ पे लोगों को वहाँ से हटाया गया, माइग्रेट किया गया, तो उनको कॉम्पनसेशन देना है। तो ये भी जो अधिकार है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही ये राइट है कि वो किसी भी साइट को आफ्टर कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज़ उसको एक बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेंट करके रूल बना सकती है। तीसरा, कॉम्पनसेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो दे सकती है उनको। तो ये है। और अभी मतलब इसलिए क्या है ना कि गुजरात का गुजरात का जो गुनेरी विलेज है, गुजरात का जो गुनेरी गुनेरी विलेज है, जो बेसिकली कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे क्या है ना कि ये जो गुनेरी विलेज है ना, वो एक इनलैंड मैंग्रोव है। इनलैंड मैंग्रोव मतलब कोस्ट, जनरली मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं? जनरली जो मैंग्रोव्स हैं वो आपको कोस्टल रीजन में मिलेंगे। ठीक है, कोस्टल रीजन में मिलेंगे। लेकिन ये जो गुनेरी विलेज, गुनेरी जो मैंग्रोव है, ये एक इनलैंड है। मतलब ये कोस्टल रीजन में नहीं है। ठीक है, और अब पूछोगे अभी, हाँ इसमें पानी कैसे आ गया? लेकिन पानी कैसे आएगा? क्योंकि मैंग्रोव्स में पानी भरा होता है, तो वहाँ पे वो पानी कैसे आ जाएगा? तो वो आ जाएगा लाइमस्टोन डिपॉजिट के थ्रू। क्योंकि जो लाइमस्टोन होते हैं, तो लाइमस्टोन क्या करता है ना कि वो ग्राउंड वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं, तो पानी मतलब ग्राउंड वाटर से उनको मिलता रहता है। तो ये चीज़ है।
तो मतलब यही बस आर्टिकल था। और अगला जो आर्टिकल है वो बेसिकली है कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका के बारे में तो कर्नाटका ने क्या किया, नहीं कर्नाटका ने अलाउ कर दिया है यूथनेशिया। ठीक है, कर्नाटका ने यूथनेशिया अलाउ कर दिया है टर्मिनली इल लोगों के लिए। ठीक है, टर्मिनली इल तो बेसिकली क्या ना कि वैसे जो यूथनेशिया होता है ना, जो यूथनेशिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक्टिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पैसिव यूथनेशिया बेसिकली होता क्या है। देखिए क्या होता है, कभी कभी ना किसी की जो कोई ना इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं उसके बचने के लिए। और कई कई बार कंडीशन ऐसे बन जाती है ना कि जिस बीमारी से वो गुजर रहा है उसमें वो बहुत उसको बहुत पेन हो रहा है, और बहुत लाइट्स, और उसका सम टाइम मतलब चांसेस ऑलमोस्ट 0% है कि वो उस बीमारी से वो बच सके, वो सही हो सके। तो क्या है ना कि अगर फिर क्या है ना कि वो जो पर्सन है, पेशेंट है, वो डिमांड करे भाई कि भाई आप मुझे ना जो सपोर्ट दे रहे हो, जो मेरा जो इलाज करा रहे हो, जो केयर कर रहे हो, वो मत करो, जिससे मैं जल्दी से यहाँ से फ्री हो जाऊँ, निकल जाऊँ। ठीक है, क्योंकि जिस पेन से वो गुजर रहा है और बचना तो है नहीं, अभी नहीं मरेगा तो वो 6 महीने मरेगा। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी भाई, वो 6 महीने फिर वो मतलब उतने दर्द में ना मरे, रो रो के ना मरे, परेशान होकर ना मरे। तो उसी चीज़ के लिए बोला जाता है यूथनेशिया। यूथनेशिया मतलब आप जो एक सपोर्ट सिस्टम है आप जो दे रहे हो, जो उनका उसका इलाज करा रहे हो, केयर दे रहे हो उस पेशेंट की, उस डिजीज़ के का जो केयर, उस पेशेंट की जो केयर कर रहे हो, वो ना आप जो केयर कर रहे हो ना, वो चीज़ उसको ख़त्म कर दो, मत उठाओ उसको। ठीक है, मत मतलब वो चीज़ मत दो उसको, जो इलाज करा रहे हो वो मत कराओ। ठीक है, और जैसे ना कोई बंदा है, अब वो अगर उसको वो वेंटिलेटर पड़ा है, अगर वो वेंटिलेटर पर उसको ना मतलब पे ना रखा जाए, ना लिटाया जाए, तो वो मतलब मर जाएगा। और मतलब सिर्फ वो वेंटिलेटर की वजह से बचा हुआ है, और अगर वो उठा लो तो वो तुरंत वो ना अगले अगले महीने, 1 महीने 2 महीने भी नहीं चलेगा। तो और एनीवे वो अगले 2 महीने मरने वाला ही है। तो भाई इससे बेटर है कि वो वेंटिलेटर्स को प्रोवाइड ना करो। तो उसी चीज़ को बोलते हैं यूथनेशिया। और ये अब दो टाइप के यूथनेशिया होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब आप उसको कोई इंजेक्शन दे दो, आप कोई ऐसी कोई उसको मेडिसिन दे दो, जिससे वो जो थोड़ा बहुत उसके अंदर जान है, जो थोड़ी बहुत उसके साथ साथ चल रहे हैं, वो निकल जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिवली, मतलब आपने एक्टिवली उसको यहाँ से फ्री कर दिया। दूसरा पैसिव, कि आप जो सपोर्ट सिस्टम दे रहे हो, आप जो वेंटिलेटर पर उसको इलाज करा रहे हो, उसका लिटा के उसको डेली उसका जो पैसा खर्च कर रहे हो, जो मेडिसिन दे रहे हो, वो मत दो उसको, तो एनी वो चला जाएगा। तो उसको तो पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप जानबूझ पहले से मतलब एकदम से उसको सपोर्ट वो जो अपने आप से ही कोई इंजेक्शन दे दो, कोई दवाई दे दो, उससे मर जाए। और दूसरा है कि भाई आप जो दवाई दे भी रहे थे उसको भी उठा लो, तो वो पैसे भी हो गया। तो ये चीज़ है। तो कर्नाटका ने क्या बोला है कि हम लोग जो अलाउ करते हैं यूथनेशिया को, वो टर्मिनली इन लोगों के लिए। और वैसे भी जो ना सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी वर्डिक्ट हैं, चीज़ें हैं कि बहुत सारे मामलों में आप जो पैसिव यूथनेशिया है वो लीगल है इंडिया में। तो बस यही आर्टिकल था, और नहीं जानना था, बहुत कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो बस यही मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।